हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो ये चल रही है आपकी क्लास 10th लाइफ प्रोसेस सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग लाइफ ऑफ ए यूनिसेल्युलर एंड अ मल्टीसेल्युलर। देन उसके बाद हमने कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे कि कितनी लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंडक्ट होती है। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। अब इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज डिफ्यूजन। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को लिखकर देखा होगा। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है नॉट इनफ क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए था उतनी क्वांटिटी में मुझे नहीं मिली कोई चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट बोलते हैं। टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो पूछा क्या गया है कि ह्यूमंस के अंदर एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए डिफ्यूजन हमेशा इनसफिशिएंट क्यों रहती है। तो उसका रीजन हमने पढ़ा था। फर्स्ट का अगर हम यहाँ पर आंसर देंगे तो कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इन विच नॉट एवरी सेल, रीजन क्या है, नॉट एवरी सेल इज प्रेजेंट in direct contact with environment। in direct contact with environment, हर एक सेल environment की contact में present नहीं है। because reason क्या था, we having cellular organization। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता है कि हमारे अंदर सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। टू कंडक्ट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेल। अगर मुझे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है हर एक सेल की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन कंप्लीटिंग द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी सेल इनसाइड द ह्यूमंस। तो ये इसका आंसर हो गया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहती है, इसलिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। रीजन क्या था कि कांटेक्ट में ना रहने का एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी जैसे सिस्टम्स की वो क्या लेती है, हेल्प लेती है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया do we use to decide whether something is alive। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा। तो ये क्राइटेरिया हम कैसे चूज करते हैं कि कोई अलाइव है। तो हमने क्या देखा था, पहले तो हमने मूवमेंट के हिसाब से बोला था। मूवमेंट के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि वो रीजनरेशन करना, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेशन कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइव बोलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूलर्स की मूवमेंट प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रेजेंट हो। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हमने क्या किए थे, रीड आउट किए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें एक किसको दर्शाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दर्शाती है, ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are outside raw material used for by an organism। क्या पूछा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए आउटसाइड रॉ मटेरियल कौन कौन से, मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल वो बाहर से लेता है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है। आउटसाइड रॉ मटेरियल, बाहर से कोई रॉ मटेरियल का लेना, यूज्ड फॉर जो यूज किया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो वो आउटसाइड रॉ मटेरियल जो है, वो आउटसाइड रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है भाई, जो आउटसाइड रॉ मटेरियल में आता है, हेयर कम्स, हम क्या लेते हैं बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट वी टेक आउटसाइड, ऑक्सीजन। क्या मैं सही लिख रही हूं, एम आई राइटिंग करेक्ट कि हम बाहर से CO2 लेते हैं। यस, टेल मी। अब यहाँ बेटा ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, हर तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इट इज कि प्लांट्स के केसेस में CO2 बाहर से ली जाती है। तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन आउटसाइड रॉ मटेरियल पूछा गया है। तो देयर कम्स द CO2, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड।
तो बेसिकली these are the raw materials which are taken by an organism from outside. ये सारी चीजें बाहर से ली जाती है क्या करने के लिए? कोई आपसे पूछे what we do with all these substances, तो to generate, क्या क्या जनरेट करने के लिए हम बोलेंगे? to generate energy, या तो एनर्जी बनाने के लिए, या ग्रोथ करने के लिए, या ग्रोथ करते हुए अगर हमें चोट लग जाए तो हमें रिपेयर की भी जरूरत होती है, रिपेयर करने के लिए, और एक लाइफ को कंटिन्यूटी में रन करने के लिए, टू रन द लाइफ इन कंटिन्यूटी। एक लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द या what processes would you consider essential for maintaining life? कौन कौन से processes important है life maintain करने के लिए? There comes your process nutrition. यहाँ पर कौन कौन सी process आती है हमारी? There comes the process nutrition. Nutrition next process हमारी क्या आती है यहाँ पर? Here comes transportation. Transportation के बाद क्या आता है यहाँ पर? Here comes the process digestion. Digestion भी किया जाता है. Next comes the process circulation. Circulation वैसे ये transportation का ही पार्ट है circulation, या आप बोल सकते हो कॉमन या सबसे डिफरेंट प्रोसेस जो होती है दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारी प्रोसेस है वो क्या होती है? नीडेड होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी रीड अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक। देयर कम्स द टॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज दिस न्यूट्रिशन? तो कल के लेक्चर से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर, इन विच एन ऑर्गेनिज्म intake their food, and organisms intake their food and utilize it, और उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। उस टाइप या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? किसी ऑर्गेनिज्म का खाने को खाना और फिर उसको यूज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये खाने में क्या होता है? व्हाट इज दिस फूड? फूड कंटेन्स, ऐसा क्या होता है फूड के अंदर जो हम यूटिलाइज कर लेते हैं? तो फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फूड के पास क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या हमने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था, रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये सारी चीजों में ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स मदद करते। इसलिए न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है। देखो हमारी सेल ग्रो किस वजह से कर रही है? न्यूट्रिशन की वजह से कर रही है। अगर कुछ खराबी आ जाए तो रिपेयर किसकी वजह से कर रही है? न्यूट्रिशन की वजह से कर रही है। तो इट मींस खाने के बिना क्या कोई सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी मेटाबॉलिक को रिएक्शंस को मेंटेन रखने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो यहीं पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े तो बेटा न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दोज आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो मैम कल के लेक्चर में हमने एक बात रीड आउट की थी कि न्यूट्रिएंट्स हम उनको बोलते हैं जो सिर्फ एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन को बहुत डीपली रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझो कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स आल्सो जिनको बहुत ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी क्या चाहती है? गेन करना चाहती है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें। तो माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी। मैक्रो का मतलब क्या है? यहाँ पर लार्जर पार्टिकल्स, और ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी गिविंग देते, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने जो
अब यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने जो यहाँ पर ट्रेस लिखा है, देखो कई बार माइक्रो में ट्रेस वर्ड यूज होता है, हमें यहाँ पर ट्रेस वर्ड यूज नहीं करना है। ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को हम लेस अमाउंट में गेन कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि जो न्यूट्रिएंट्स बल्कियर होते हैं, बल्कियर का मतलब बड़े बड़े होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कितने बड़े बड़े हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है देयर कम्स द प्रोटीन्स, कितने बड़े बड़े प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड थर्ड केम द फैट्स। वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं बेटा वाइटामिन्स, हियर कम्स मिनरल्स, एंड व्हाट इट केम वाटर, क्योंकि ये भी हमारी किसमें हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प कर रहा है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते बट प्ले मेजर रोल इन प्रोसेस, या बोल सकते हो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो क्या करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आता है यहीं पर जो न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स से आपको समझ में आ गया व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, ये भी मैंने पढ़ा दी, वी नीड न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है, वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम इसको अलग से पढ़ते हैं। तो व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, तो आप बोलोगे हमें एनर्जी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब बेटा यहीं पर सीखो, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज एटीपी कॉल्ड, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे आप H2O को क्या बोलते हो, वाटर बोलते हो, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है व्हाई वी नीड दिस एनर्जी। कोई आपसे पूछे व्हाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ग्रोथ करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, डेवलपमेंट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, और किसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, रीजनरेशन करने के लिए। भाई हमें चोट लग जाए तो हमारी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाए, या सिंथेसिस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस की सिंथेसिस करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। अब सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंसेस का क्या मतलब है कि मेरी बॉडी को ब्लड बनाना है तो आरबीसी बनती रहती है, तो ये जो सिंथेसिस है इसके लिए भी बॉडी को क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अब मैक्सिमम यहाँ बच्चे पूछते हैं मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम तो सिमिलर मानते हैं, तो मुझे बताओ कि देयर इज अ चाइल्ड, ये एक चाइल्ड है, ये कैसा चाइल्ड बना दिया मैंने, हाँ हाउ इट कैन बी अ चाइल्ड, छोटा चाइल्ड, ये रहा वन आइज, ओके। तो देयर इज अ चाइल्ड, ये चाइल्ड है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये डांस तब कर रहा है कोई, तो दिस इज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड की मतलब ड्यू टू एज, एज जैसे जैसे चलती गई तो इसकी बोन्स बड़ी हो गई, स्किन बड़ी होगी तो इसकी हाइट बढ़ गई, सो इट बिकेम एडल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। पर मैं कहूं कि इन दिस कंप्लीट टाइम पीरियड इसको ग्रो करने में यहां तक लगे 20 इयर्स, लेट इसको कितना लगा, 20 इयर्स। तो अगर मैं कहूं यहां पर कि दिस इज ग्रोथ, ग्रोथ रिप्रेजेंट द फिजिकल चेंजेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, कोई भी चेंजेस का क्रिएट होना वो ग्रोथ है। पर वो चेंजेस अगर किसकी फॉर्म में हो, इंटेलिजेंस की फॉर्म में हो, या वो चेंजेस किसकी फॉर्म में हो, कोई स्किल, इसने कोई स्किल को सीखा है, ऑल्सो द पैटर्न ग्रोथ ऑल्सो, मतलब एक पर्सन की
लाइफ किस तरह से रन की गई है, एक पर्सन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक पर्सन की लाइफ में क्या क्या उसने गेन किया है, अचीव किया है, वो सारा किससे रिलेटेड है, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अगर मुझे इंटेलिजेंस चाहिए, आई नीड एनर्जी ऑल्सो इन दैट। मुझे कोई स्किल चाहिए तो मुझे एनर्जी चाहिए उस स्किल को करने के लिए। मुझे ग्रो करना है तो मेरी सेल्स को एनर्जी चाहिए ताकि वो खाना क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके या खाना बना सके। तो इन एवरीथिंग एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये डिफरेंसेस होते। ओके, सो व्हाई वी नीड एनर्जी आपको समझ में आ गए, इसको हम अलग से बॉक्स में कर देते हैं सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हाई वी नीड एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ गए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है, हमने कल पढ़ा था ऑन बेसिस ऑफ गेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं, ये हमने कल पढ़ा था कि हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं। उसके बेसिस पर न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं, जहां पर मैंने आपको फूड का इंटेक बताया था कि कोई तो फूड खुद बना रहा है, फूड तो सभी खा रहे हैं, पर कोई फूड खुद बना रहा है और कोई फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहीं से क्या आ गया है वर्ड, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ये न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इस न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को किसी और से लेना पसंद करते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं बनाना, हमें तो बना बनाया खाना चाहिए। सो देयर कम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो यहीं पर हमारे क्या आ गए हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते। तो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए हम कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को इसलिए क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ही हेटेरोट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। इतना समझ में आया आपको, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। वहीं पर बात आती है, अगर आप इसकी डेफिनेशन समझो तो आई थिंक आपको क्लियर है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहां से आपको ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक में एक मेजर डिफरेंस पता चल गया। अब इसी दौरान यहां पर आप एक और मेजर डिफरेंस देखो, तो इसी बेसिस पर जब ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस, स्मॉल सब्सटेंसेस को लेकर, स्मॉल सब्सटेंसेस इन्होंने कहीं से इकट्ठे किए और उससे या बोल सकते हो छोटे छोटे सब्सटेंसेस को इकट्ठा किया। हमने छोटे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दीज छोटे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन छोटे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ये जो स्मॉलर सब्सटेंसेस है, इनको जोड़ना है हमें। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें खाना बनाना है, और खाना जो बनता है वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो मैंने इनको जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा बड़ा फूड बना लिया। तो ये जो बड़ा फूड है, दोज आर कॉल्ड लार्जर सब्सटेंसेस। और कल के लेक्चर में हमने इसी को ही क्या बोला था, कार्बन बेस्ड फूड बोला था। These are called carbon based food। तो ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस को इतना लार्ज सब्सटेंसेस में हमने बनाया, तो क्या हमने
ऐसी ही रिएक्शन कर दी, क्या हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी? यस, वी नीड सम अनदर थिंग। तो इसको जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? वी यूज एनर्जी। हमने किसका यूज किया? एनर्जी का यूज किया। तो इसी टर्म्स को हम और क्या पढ़ते हैं? वी कॉल्ड देम कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? रॉ मटेरियल। वी टेकन सम रॉ मटेरियल अंडर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अंडर प्रेजेंस ऑफ सम अनदर एनर्जी गिविंग सोर्स। अंडर प्रेजेंस ऑफ सम अनदर एनर्जी गिविंग सोर्स, या तो हम एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं या हम किसी और सोर्स का यूज कर कर उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं टू डेवलप अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बेस्ड फूड बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम स्मॉलर सब्सटेंसेस का यूज करके वी यूज स्मॉलर सब्सटेंसेस उन स्मॉलर सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, या उनको क्या बोला जाता है? रॉ मटेरियल बोला जाता है। तो ये अलग अलग नेम्स है। अब इन स्मॉलर सब्सटेंसेस को हमने एनर्जी की प्रेजेंस में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया और एक लार्जर सब्सटेंसेस बनाए। तो ये जो एनर्जी आई थी, ये एनर्जी इनके अंदर भर गई। ये जो एनर्जी आई थी, एनर्जी इनके अंदर क्या हो गई? फिल हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, दीज आर द स्मॉलर सब्सटेंसेस, और इन स्मॉलर सब्सटेंसेस से जब मैंने एक बहुत बड़ा सब्सटेंस बनाया तो यहाँ पर क्या फिल हो गई है? हेयर फिल ऑल्सो एनर्जी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो हमें आगे जाकर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो स्मॉलर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू लार्जर सब्सटेंसेस, स्मॉलर सब्सटेंसेस को हम और क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंबाइन होकर इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी बिकम द कार्बन बेस्ड फूड या बिकम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बन बेस्ड फूड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव्स अस अ प्रोडक्ट दैट यूज इन अ फॉर्म ऑफ फूड। तो हमने इन तीनों रिएक्शंस को यहाँ पर क्या किया है? स्टडी किया है। तो आप अगर अलग से लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, तो आप अलग से भी लिख सकते हो इस तरह से, स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड या कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्जर सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या तो हम सनलाइट से एनर्जी ले लेंगे या हम कुछ ऐसे एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, चलो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसके अंदर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ बेटा पता है क्या है? ये रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं लेता है, इसका सीधा काम है इनटेक करना। इट इनटेक, क्या इनटेक करता है? रेडीमेड का मतलब पहले से बना हुआ क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बेस्ड सोर्स। तो ये जो कार्बन बेस्ड सोर्सेज है, ये डायरेक्ट ही इनटेक कर लेता है, ना ही ये किसी रॉ मटेरियल का यूज करता, ना ही ये किसी सनलाइट का यूज करता। सीधा ये क्या करता है? एक प्रोडक्ट को, एक बने बनाए प्रोडक्ट को क्या कर लेता है? इनटेक कर लेता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट्स व्हाई दीज हेटेरोट्रॉप्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो क्या आप यहाँ बोल सकते हो इनडायरेक्टली इसने सनलाइट गेन कर ली है। जो सनलाइट हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ट्रैप की गई थी, वही सनलाइट इन्होंने इनडायरेक्टली क्या कर ली है? इनटेक कर ली है बाय क्या बोल सकते हो? एकदम से खाना खाया तो उस खाने में जो एनर्जी, जो इतनी मेहनत करके ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया था, उस खाने के अंदर जो एनर्जी थी वो सारी की सारी इनडायरेक्ट वे में किसके पास आ गई है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के पास आ गई है। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए हो। अब बात आती है ये जो सनलाइट है और ये जो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स है, इसी के बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी टू टाइप्स। तो यहीं पर हम पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का हो जाता है। ऑन बेसिस ऑफ टेकिंग एनर्जी सोर्स टू प्रोड्यूस द फूड, किसके बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ
एनर्जी सोर्स, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स टू प्रिपेयर फूड। फूड को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी सोर्स क्या है हमारे पास, उसके बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू टाइप्स का हो जाता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफ्स। ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ऐसे ही एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स जो किसी अलग सब्सटेंस से या किसी और सब्सटेंस का यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एनर्जी को किसको दे देंगे, रॉ मटेरियल को दे देंगे टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर कीमो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, किसी एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए या किसी केमिकल के लिए। और यहाँ पर फोटो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, सनलाइट के लिए यूज किया गया है। क्लियर हो गया। तो यहीं से हम पहले पढ़ते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनको हमने प्रोड्यूसर्स बोला है, तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से कंडक्ट होता है और ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो किस तरह से कंडक्ट होता है। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बेटा, दिस फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कौन कौन ऑर्गेनिजम्स इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, देयर कम्स अवर प्लांट्स। कौन करता है, प्लांट्स। बिल्कुल, प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। क्या प्लांट्स के अलावा कोई आप और ऑर्गेनिज्म जानते हो? अगर मैं कहूं कि आप बड़े होकर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे जिस ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा, जिन्होंने 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है या जिन्होंने 9th में अमीबा के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर आपने प्रोटिस्टा ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा तो आई थिंक सबने सुना होता है। सो अमीबा जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या बोल सकते हो यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ पर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। ओके, पर आपके लेवल पर आप याद रखो कि प्रोटिस्टा ग्रुप फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। पर जैसे हम 11th क्लास में होंगे हमें पता चलेगा कि प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिजम्स फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते हैं। सो देयर आर ओनली सम प्रोटिस्टास। तो अगर हम यहाँ करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर ही चलेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सम प्रोटिस्टा भी क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते। और बेटा जी हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेता है। बैक्टीरिया हमारी की तरह आलसी नहीं है, खुद भी काम करता है। तो दैट बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो फोटोऑटोट्रोफ्स है, इनका काम क्या है भाई, रॉ मटेरियल लेना, पीछे हमने पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेना। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है, मान लो मुझे पानी पीना है, तो मेरे को कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए पानी पीने के लिए। ऐसे ही अगर इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है to combine these molecules, so they having one substance या one structure that is called chlorophyll. They having chlorophyll to absorb sunlight.
तो इनके पास एक स्ट्रक्चर है या एक पिगमेंट है, व्हाट इट इज कॉल्ड, क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अब ये समझ लो दे हैविंग क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल एक प्लांट या एक प्रोड्यूसर्स को या हमारे प्लांट्स को, प्रोटिस्टा को, साइनोबैक्टीरियाज को क्या क्या कैप्चर करके देता है, सनलाइट को कैप्चर करके देता है। और जैसे ही क्लोरोफिल ने सनलाइट को पकड़ लिया, वहीं पर उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट CO2 और वाटर मिल गए, और मिलते ही उन्होंने क्या बना दिया, फूड बना दिया। एंड दैट फूड इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 with evolve of oxygen and with evolve of some amount of water also। और अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमने इसको क्या कर दिया है, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो व्हाट इट इज, CO2 प्लस वाटर आर कॉल्ड टू बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या इनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। वहीं पर हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। दीज आर द प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि एक प्रोड्यूसर जो है, वो प्रोड्यूसर्स का रॉ मटेरियल क्या है, आप लिखना CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट क्या है। और बेटा जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, या आप बोल सकते हो इस रिएक्शन के अंदर, वो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज ग्लूकोज and oxygen. These both are the products of this reaction. तो मैम आपने प्रोडक्ट्स में ये वाटर को क्यों कंसिडर नहीं किया बेटा, दिस इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे प्रोटिस्टा या ऐसे साइनोबैक्टीरियाज थ्रू दीज रॉ मटेरियल्स वो अपना क्या प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या होता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जहां पर CO2 और वाटर को यूज करके एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, और जिससे हमारा ग्लूकोज बन जाती है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, बिकॉज इट इज अ गैस, दैट्स व्हाई वी यूज अ एरो हियर। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कीमोऑटोट्रॉप्स। बेटा कीमोऑटोट्रॉप्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर द सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, या अगर मैं बोलूं आपको एक नॉलेज दूं, हमारी अर्थ पर ओनली बैक्टीरियाज ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी अदर सब्सटेंसेस का यूज करके एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सनलाइट का यूज नहीं करते। सो देयर आर बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया छोड़ दो, बैक्टीरियाज बेटा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप है। तो उसमें आप ये याद रखो कि साइनोबैक्टीरिया उन बैक्टीरियाज में से छाटे हुए ऐसे बैक्टीरियाज का ग्रुप है। ये साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज का ग्रुप है जो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और हम बात कर रहे हैं अलग ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज की, जिनका नेचर है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करना, और ये ही बैक्टीरिया इकलौते बैक्टीरिया है हमारी अर्थ पर जो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब इस बैक्टीरियाज में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, दोज आर कॉल्ड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल क्या है इसका, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज। ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल लेंगे, दे विल टेक एनी इनऑर्गेनिक, कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक की फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, व्हाट आई टुक, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने इनटेक करी और एनर्जी किससे बना ली, H2S से बना ली, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा।
आई थिंक आपको फोटोट्रॉफिक एंड कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो चुका है। तो फोटोट्रॉफिक में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कीमोटोट्रॉफिक में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, फिर उस एनर्जी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ा जाता है टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है हमारा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड सल्फर कंपाउंड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन आता है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारा दूसरा न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बेटा, ऑन बेसिस ऑफ इनटेक, क्योंकि यहाँ पर बनाना तो नहीं है इनको सिर्फ क्या करना है, कंज्यूम करना है, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे, वी कॉल्ड देम कंज्यूमर्स। इन्हें सिर्फ क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजप्शन ऑफ फूड, किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ देयर कंजप्शन ऑफ फूड। जो हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दीज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ कंजप्शन। किस तरह से आप बोल सकते हो, ऑन बेसिस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को किस तरह से या किस फॉर्म में, ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म भी बोल सकते, किस फॉर्म में उसको इंटेक किया जा रहा है, उसके बेसिस पर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट मोड आता है, सबसे फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? इसमें उन्होंने बोला कि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को निगल जाएंगे, इनटेक, एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को इन्होंने क्या कर लिया, इनगल्फ या इनटेक कर लिया, पूरा का पूरा फूड। सबने अमीबा को तो देखा है ना, ये अमीबा है, इस अमीबा को जैसे ही फूड दिखा, ये फूड दिखते ही इसको क्या कर लेता है, इस तरह से घेर लेता है, और घेरते घेरते यहाँ पर पूरा का पूरा फूड इसके अंदर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। आप लोग रोटी खाते हो तो पूरा का पूरा फूड आपने क्या किया, इनटेक किया ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड इज इनटेक, अंदर ले लिया हमने, खा लिया। इनटेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके उसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं टू प्रोड्यूस, ताकि उसमें से क्या रिलीज हो जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए। अब जो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी किसने ट्रैप की थी, फोटोट्रॉफ्स ने ट्रैप की थी। और ये एनर्जी कौन सी है हमारी, सनलाइट वाली एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये, हमारी सनलाइट वाली एनर्जी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, दे आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। आप लिख सकते हो कि दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली depend upon autotrophs, they are directly and indirectly depend upon autotrophs। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। अब डायरेक्टली डिपेंड कैसे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, इनडायरेक्टली कैसे वो तो आप समझ ही चुके हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, सुन के आपको वैसे समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब समझो। यहाँ पर हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर को ही अपना क्या बना लिया, एक फूड सोर्स बना लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड एंड डिके मैटर, कि ये एक ट्री था, इस ट्री पे से पत्तियां ऐसे गिर गई तो ये क्या हो गया, डेड एंड डिके मैटर। या यहाँ पर एक जानवर था, ये जो जानवर है ये मर गया, दिस जानवर डाई, मर गया, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक सोर्स हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी पूरी की पूरी क्या है, ऑर्गेनिक है। सेल्स क्या है, नेचर क्या है हमारी बॉडी का, ऑर्गेनिक है।
हमारी बॉडी का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है। तो डेथ एंड डिके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो गया है, इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक फूड सोर्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और यही फूड सोर्स, अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म इस फूड सोर्स के ऊपर क्या स्प्रेड करते हैं, दे स्प्रेड देयर केमिकल्स, अपनी केमिकल्स फेंकेंगे फ्रॉम देयर माउथ, दे स्प्रेड देयर केमिकल्स फ्रॉम देयर माउथ, कर दिया केमिकल को स्प्रेड। और केमिकल कैसे केमिकल थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उन केमिकल्स के अंदर। क्या था उन केमिकल्स के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जैसे ही उस ऑर्गेनिजम्स ने डेड एंड डिके फूड देखा, उसके ऊपर उसने क्या स्प्रेड कर दिए, अपने केमिकल स्प्रेड कर दिए। और वो जो केमिकल्स थे उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे। और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने उस सारे के सारे फूड को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। और ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिया। अभी भी इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं किया है। जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब दीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब खाने का जो डाइजेशन हुआ है वो डाइजेशन कैसे हुआ है, आउटसाइड द बॉडी हुआ है। इसलिए सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम जो डाइजेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। वहीं पर हमारी बॉडी ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट मीन्स कि यहाँ पर डाइजेशन एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर हुआ है, और यहाँ पर जो डाइजेशन एक पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हुआ है। समटाइम्स यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि मैम ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लिखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर वहां पर सेल से बाहर लिखा गया है, बॉडी से बाहर नहीं बोला गया। समटाइम्स लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ है ऑन बेसिस ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। यहाँ किस बेसिस पर है ये, ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म के बाहर डाइजेशन हुआ है या ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन हुआ है। चलिए, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया, जहां एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर केमिकल्स छोड़कर डाइजेस्ट करता है, फिर उस फूड का जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन होकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन आता है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर आपको याद हो तो कल हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। दैट पैरासिटिक न्यूट्रिशन वी रेड अबाउट इन वायरसेस। जो हमारा टॉपिक था कि हम वायरस को अलाइव मानते हैं या हम वायरस को अलाइव नॉट अलाइव मानते हैं। ओके, तो जो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर क्या होता है, देयर इज एन ऑर्गेनिज्म which whose complete life cycle is depend upon अदर ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का ही दुश्मन हो गया है, पूरी जिंदगी उसकी बॉडी के अंदर गुजार रहा है या उसकी बॉडी के बाहर गुजार रहा है। कहने का मतलब है कि पूरी जिंदगी उसको क्या चाहिए, दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए अगर उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या मैं ठीक हूँ मैम? आपने यहाँ फूड की तो बात की ही नहीं। एक ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी whose life complete life cycle is depend upon other organism, मैम यहाँ फूड की तो बात हुई नहीं। तो बेटा ये क्या करते हैं, जब ऐसे ऑर्गेनिज्म इस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, बैठ जाए, जम जाए, हम तो तुम्हारे ऊपर बैठ गए हैं, अबव, हम तुम्हारे ऊपर बैठ गए हैं, अबव,
तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। ऐसे पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बैठकर क्या करते हैं? अपनी लाइफ साइकिल या अपने खाने को गेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जिन बच्चों ने कल लेक्चर लिया था उनको पता है कि मैंने यहाँ पर पैरासाइट या होस्ट के बारे में बात नहीं की है, तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर एक पैरासाइट बैठा होता है, ये एक पैरासाइट जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। तो अगर ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर रहकर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। अगर ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर अपनी लाइफ साइकिल क्या करता है? कंप्लीट करता है इनसाइड द होस्ट बॉडी, तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट बोलते हैं। सच पैरासाइट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। तो मैम एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल बताओ। जुएं देखिए, जुएं, लाइज, टिक्स, लाइज, माइट्स, लीचीज, ये सारे क्या हैं? कस्कटाफ इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अमरबेल, वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। वहीं पर एंडोपैरासाइट की हम बात करें तो हेयर केम टेपवर्म, एक जानवर है, एक टेप जैसा जानवर है। जैसे आप टेप लगाते हो ना, व्हाइट वाली टेप, तो उसी तरह से बिल्कुल पतला सा जानवर है जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर रहकर उसका जीना मुश्किल कर देता है। तो दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब इसने खाना कैसे खाया? मैम क्या उसकी स्किन खा रहा है? क्या खा रहा है? तो अगर मैं कहूं इसके पास एक पाइप प्रेजेंट है और एक इंजेक्शन प्रेजेंट है। मच्छर देखा ना, मच्छर सक मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, मतलब कुछ भी काम नहीं किया इसने, कुछ भी काम नहीं किया। ना तो इसने खाना खाया, ना ही इसने सेप्रोट्रॉप्स की तरह केमिकल स्प्रेड किए, इसने तो बना हुआ खाना खाया। जैसे किचन में जाते ही मम्मा हमें खाना दे देती है बना बनाया। हाँ, वो डाइजेशन की बात छोड़ो, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मिल गया। क्या हमें गेहूं उगाने पड़े? क्या हमें गेहूं को पकाना पड़ा? क्या हमें रोटी बनानी पड़ी? कुछ भी नहीं करना पड़ा, पका पकाया खाना मिल गया। सो हियर वी गोज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक, ओके, सो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड के बाद हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इस स्लाइड को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होलोजोइक में एक ऑर्गेनिज्म ने खाना कंप्लीट इनटेक किया और उसको डाइजेस्ट किया। इसमें एग्जांपल्स आते हैं बेटा, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स मेजरली हमारे क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और या आप बोल सकते हो ऑल एनिमल्स फॉलो द होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय, वैसे देखो करेक्ट टर्म तो ये है मेजरली एनिमल्स, तो फिर भी हम एग्जांपल में लिख देते हैं अमीबा हो गया, अमीबा, ह्यूमन बींग्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन फॉलो करता है? तो बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय, कौन फॉलो करता है? अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय फंगी। तो उस फंगी में भी डिफरेंट आपको पता है फॉर्म्स होती है, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, या सम प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट भी हमारे पास क्या है? ऐसे हैं जो क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। एंड बैक्टीरियाज ऑल्सो, यहाँ स्पेस नहीं है, कहाँ लिखें? बैक्टीरिया ऑल्सो। हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो बैक्टीरियाज ऑल्सो आर द ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। वहीं पैरासिटिक जो मोड है, पैरासिटिक के अंदर आपको आ गया समझ में? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्टेड फूड क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल
ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म बाय एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टिव फूड। क्या हमने लिख लिया है? हाँ बिल्कुल लिख लिया, बाय एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टिव फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें पढ़ना है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब है, आप ये लिख लेना बेटा, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब समझो। सिम्बायोटिक का मतलब खुल जा सिम सिम फोर कि भाई यारी यारी करते हैं, हमारा दिल खोलकर। टू ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, पर पैरासाइट जैसा यहाँ काम नहीं होगा। ये भाई भाई हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? दोनों ऑर्गेनिजम्स a mode of nutrition in which both organisms benefited each other, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये वाला ऑर्गेनिज्म टोपी मास्टर, ये वाला ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि मैं तुझे एक सब्सटेंस दूंगा। किसको कह रहा है? बी वाले ऑर्गेनिज्म को। ये भी टोपी मास्टर था, बट इट इज हमारा मोटू, और ये हमारा क्या था? पतलू। मोटू भी कह रहा है मैं स्मार्ट हो गया हूं, अब मैं भी टोपी लगाऊंगा। तो ए हमारा पतलू कह रहा है कि भाई तू भी ले ले मोटू कुछ, और मोटू कह रहा है कि ठीक है मैं भी तुझे कुछ दे दूंगा। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब यहीं पर हम रिप्लेस करते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है? क्या हमें नेचर में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है? बिल्कुल। सो फर्स्ट है यहाँ पर एल्गे। एल्गे क्या कहती है? एल्गे पता है आपको? काई। काई देखा आपने? अगर काई के पास आपको फंजाई की ग्रोथ मिल जाए, फंजाई मतलब फूई लगी मिल जाए, तो एन एल्गे इज गिविंग फूड। क्या दे रही है एल्गे? फंजाई को फूड दे रही है। अब फंजाई कह रही है ठीक है मैं तेरे पास रह रही हूं तो मैं भी तुझे कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ। व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? इट प्रोवाइडिंग सम न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो इट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर। आपको पता है अगर एल्गे के पास फंजाई प्रेजेंट हो तो फंजाई एल्गे को क्या प्रोवाइड करती है? सम अमाउंट ऑफ शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। इतना आपको समझ में आ गया? तो एल्गे ने फंजाई को फूड दिया और फंजाई ने एल्गे को न्यूट्रिएंट्स प्लस क्या प्रोवाइड किया? शेल्टर प्रोवाइड किया। तो इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्लोजली एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लोजली एसोसिएटेड, हैविंग म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी समझ। म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो क्या हम इसके लिए कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हैं? यस, द कंबाइंड वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सच रिलेशन, इस रिलेशन, इस दोस्ती का हमने नाम रख दिया दैट इज कॉल्ड लाइकेंस। व्हाट इज लाइकेन? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ वर्ड given to symbiotic association between algae and fungi। एक ऐसा वर्ड जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए दिया गया है, किसके बीच में? एल्गे और फंजाई के बीच में। क्या मैम ऐसे कोई और एग्जाम्पल? उसको समझने से पहले आप लाइकेन का देखो, इन्होंने और कमाल कर दिया। दे एक्ट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब ये पॉल्यूशन के बारे में भी बताते हैं। कैसे बताते हैं मैम? अगर जहां पर भी आपको पॉल्यूशन दिखे वहां पर लाइकेन कहती है आई विल नॉट ग्रो, मतलब पोल्यूटेड एरिया में हमें कभी भी लाइकेंस या इस टाइप का एसोसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और पोल्यूटेड में भी कौन सी पोल्यूटेड साइड? सल्फर ऑक्साइड की पोल्यूटेड साइड में तो हमें कभी भी लाइकेंस देखने को नहीं मिलेगी। लाइकेंस हमेशा कहाँ मिलेंगे? नॉन पोल्यूटेड फ्रेश एयर में। फ्रेश एयर जहां पर होगी, फ्रेश एयर का मतलब नॉन पोल्यूटेड एयर जहां पर होगी, वहां पर हमारे लाइकेंस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे।
तो आपने पूछा कि मैम ये इस टाइप की एसोसिएशन हमें और कहीं देखने को मिलती है? यस बेटा, दिस type of association we can also found in between fungi। फिर फंजाई आ गई। फंजाई बहुत हेल्प वाली है, कह रही है मैं फायदा देती भी और फायदा लेती भी। तो this fungi having symbiotic association with roots of higher plants also। तो ये जो रूट्स होती है हायर प्लांट्स की, ये प्लांट है, इस प्लांट की ये ट्री है, मान लो इसकी जो रूट्स है इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, फंजाई भी प्रेजेंट है इसके साथ में। ऐसे फंजाई की भी इन्फेक्शन होती है, पर हम इसको इन्फेक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पर फंजाई क्या प्रोवाइड कर रही है, वही इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स प्लस prevent the roots from root-borne pathogens का मतलब कि जो पैथोजेंस रूट के अंदर डेवलप होते हैं, उन रूट बोर्न पैथोजेंस को ये फंजाई क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि वो इस प्लांट की रूट्स को खराब ना करे। कितना अच्छा काम कर रही है, रूट्स को भी बचा रही है और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रही है। पर हमारा जो प्लांट है वो भी कम नहीं है, वो फंजाई की किस तरह से हेल्प कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग इट फूड। क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइप के दोस्ती यारी का नाम हमने क्या रखा, इट इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो माइकोराइजा आप क्या बोलोगे, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच इज प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन अ फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। चलिए, तो आई थिंक आपको हेटेरोट्रॉफिक के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पता चल गया है। एंड वन स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम उसको बोलते हैं बेटा जिसके अंदर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सुविधा के हिसाब से दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रहा है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मोर देन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन according to its environmental conditions, अपनी environmental conditions की वजह से ये क्या कर रहा है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा मैम, ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारे पास? सो द ऑर्गेनिज्म इज बेटा यूग्लेना। अरे नहीं, ये वो वाला ग्लेना नहीं है। यूग्लेना इज एन ऑर्गेनिज्म जो क्या, तो ये यूग्लेना क्या कर रहा है, तो जो ये यूग्लिना है, दिस यूग्लिना परफॉर्म टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट है बेटा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर तो ये जो यूग्लिना है ये बन जाता है फोटोऑटोट्रोफ्स। क्या बन जाता है, फोटोऑटोट्रोफ, मतलब फोटोऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। और जैसे ही सनलाइट चली जाती है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बन जाता है, इट वर्क एज अ सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ का मतलब क्या होता है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर ये क्या करता है, फीड करता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जनरली ये हेटेरोट्रॉफिक में नहीं आता, क्योंकि उसी की टाइप्स को अगर हम मिक्स कर दे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट यू शुड नो कि हमारे नेचर में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है कि हमने जो ये ऑटोट्रॉफिक्स और न्यूट्रिशन मोड्स पढ़े हैं, इन्हीं न्यूट्रिशन मोड के अंदर हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि हाउ द प्रोड्यूसर्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
कि प्लांट्स जो है हमारे वो किस तरह से फूड को प्रिपेयर करते हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां या इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर है आज के टॉपिक्स, तो बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। डू फॉलो माय टेलीग्राम चैनल फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर ऑल दीज नोट्स, वहां पर अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड। प्लीज इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लर्न कर लेना, एज अ बैकलॉग मत छोड़ना कि हम बाद में कर लेंगे। अभी के अभी लर्न करके इसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अगर आपको मिलते हैं, आपके पास सोर्सेज है, वहां से सॉल्व कीजिए, नहीं तो आई विल प्रोवाइड यू इन सम डेज। ओके, थैंक यू।